students, this is Abhishek Kumar SRS. Today I am going to start इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेक्चर 1. ओके, तो ये फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. आपकी क्लास 12th में सेकेंड चैप्टर है ये जो आपको पढ़ाया जाता है. तो हम आराम से एकदम अच्छे से स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. तो सबसे पहले ये देखो कि ये देखो इलेक्ट्रो का मतलब होता है हमारा यहाँ, इलेक्ट्रो का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक करंट. क्या है? इलेक्ट्रिक करंट. और केमिस्ट्री मतलब केमिकल रिएक्शन. ठीक है भाई, देखो केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन. तो इस तरह से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बना है हमारा. तो इसमें करते क्या है? इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिकली क्या है? ये बेसिकली ब्रांच है हमारी जिसमें हम लोग केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं. पूरा चैप्टर इसी पे ही बेस्ड है. वो किस तरह करते हैं, क्या होगा इसमें, वही डिस्कस करते हैं. तो पहले समझ लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है. तो लिख लीजिए, ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals with conversion of electrical energy, into केमिकल एनर्जी. समझ रहे हो? देखो, दिस इज ए ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इन विच वी डील्स विथ कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इज नोन एज क्या? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. तो अभी हमें पता चल गया बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में करना क्या है. बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग से आप लोग पहली बार इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे होगे तो समझ गए. तो देखो हमारा मकसद है, हम चाहते तो आपको एकदम लिखा हुआ दे देते. ठीक है, ऑलरेडी हम स्लाइड्स बना के जिसमें ऑलरेडी लिखी हुई चीज़ें हैं वो बताएं. लेकिन हम रियल क्लासरूम आपको फीलिंग्स देना चाहते हैं, ताकि हम इसीलिए बोर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, खुद राइट कर रहे हैं, ताकि आप लोग समझ सको और रियल टाइम में पढ़ सको. एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है. बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप समझ गए, ये एक ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री में जिसमें हम लोग केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में करेंगे. ये तो इस चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है. ठीक है, पहला तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करना, दूसरा केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करना, एंड एक चौथा ब्रांच इसका थर्ड पार्ट और है जिसमें बोलते हैं कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन. तो ये जो चैप्टर है कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन और बताता है, उसके बारे में भी हम चैप्टर में पढ़ते हैं. तो लिख सकते हो, इट ऑल्सो डील्स विद कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन. बात समझे कि नहीं? तो बेसिकली इस चैप्टर हम ये 3 चीजें पढ़ेंगे. ठीक है, क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कैसे चेंज करते हैं, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे चेंज होते हैं, उसका एप्लीकेशंस क्या है, क्या क्या यूज होता है, और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि सॉल्यूशन का कंडक्टेंस कैसे होता है या उसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, उससे रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे. तो ये 3 मेन पार्ट हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे. ठीक है, चलो तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. अब आप अगली हेडिंग डाल लीजिए. आपकी अगली हेडिंग है टाइप्स ऑफ
सेल्स, या फिर आप डाल लो हाँ टाइप्स ऑफ सेल। सेल कितने टाइप के होते हैं? तो आप आपका जो पहला टाइप होता है वो है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, देखो ये सेल हैं जो हेल्प करते हैं हमारी एनर्जी चेंज करने में। एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बेसिकली हम लोग यूज करते हैं किसके लिए? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करने के लिए। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ईसीसी भी लिख सकते हैं। ये बेसिकली यूज होते हैं हमारे किस में? ये यूज होते हैं केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो वही लिखा है सेल in which spontaneous cell in which spontaneous redox reaction occurs due to which conversion of क्या होगा? ड्यू टू विच कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी, क्या है बेटा? केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी को आप बार बार यूज हो तो सी लिख लो, केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, ई समझ में आ रहा कि नहीं? देखो इसका मतलब सेल, अब देखो सेल क्या होता है? वो वेसल, ठीक है, जिसमें हम लोग बेसिकली क्या करते हैं? केमिकल एनर्जी को क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन मतलब अपने आप जो रिएक्शंस होती हैं। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मतलब नेचुरली अकरिंग प्रोसेस, अपने आप जो प्रोसेस हो रहा है उसको बोलते हैं हम लोग स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? आपका केमिकल एनर्जी चेंज होगी किसमें? देखो अभी जस्ट स्टार्टिंग है चैप्टर की, बिल्कुल मत झेलना, एक एक चीज बता रहा हूँ। केमिकल एनर्जी किसमें चेंज हो रहा है बेटा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किसमें हो रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब देखो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए जो डेल्टा जी होता है, गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट, अगर नहीं याद है तो देख लो। डेल्टा जी जो होता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए क्या होता है? ऑलवेज लेस देन जीरो। ठीक है, ऑलवेज लेस देन जीरो क्यों होगा? बिकॉज रिएक्शन क्या है? रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए हमेशा डेल्टा जी क्या होता है? डेल्टा जी निगेटिव होता है, लेस देन जीरो होता है। बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल वो सेल होते हैं जिसमें हम लोग केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, और ये जो प्रोसेस होता है ये स्पॉन्टेनियस होता है, अपने आप अकर करता है। डेल्टा जी इसका क्या होता है? लेस देन जीरो होता है। ये तो पहला टाइप सेल हो गया, कौन सा? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब देखो दूसरा सेल क्या है? दूसरा टाइप है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। क्या है? राइट डाउन द हेडिंग, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, इसको नॉर्मली हम लोग इसी लिख सकते हैं। यार मैं लैपटॉप में ये क्या आ जाता है। ठीक है, तो ये जस्ट अपोजिट होगा। ये क्या करेगा? ये करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करना एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो इसमें जो रिएक्शन होती है वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। तो लिख लो, सेल इन विच non-spontaneous redox reaction occurs by
occurs by supplying क्या, इलेक्ट्रिसिटी, सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी that is conversion of electrical energy into chemical energy takes place। भावनाएं समझो। देखो अब हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं तब रिएक्शन हो रही, बेसिकली होना नहीं चाह रही है, हम लोग एक्सटर्नली फोर्स लगा रहे हैं जिसकी वजह से हो रही। तो ये ऑलरेडी ये प्रोसेस कैसा हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करके वो रिएक्शन करवा रहे हैं। तो इसी प्रोसेस को ही इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी किस में कन्वर्ट हो रही है, केमिकल एनर्जी में। इस टाइप के ये रिएक्शन जिस टाइप के सेल में होती हैं उन सेल को क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोलते हैं। बेसिकली इसमें होता क्या है, इसमें आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज होता है किसमें, केमिकल एनर्जी में। और यहाँ क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, डेल्टा जी क्या होगा आपका, निगेटिव होगा। क्यों, बिकॉज रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। कैसा है, नॉन स्पॉन्टेनियस। सर थर्मोडायनेमिक्स हमने पढ़ी नहीं पढ़ी, तभी बता रहा हूं कि जो रिएक्शन नेचुरली नहीं अकर करती उनको नॉन स्पॉन्टेनियस बोलते हैं। उसका डेल्टा जी हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है। अच्छा यहाँ लेस देन जीरो हो गया, ये गलत है, ठीक है। यहाँ पे डेल्टा जी क्या होगा, यहाँ पे डेल्टा जी जो होगा वो होगा ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, पॉजिटिव। तो ये अभी तक हमने क्या सीखा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे, सेल कितने टाइप के होते हैं। सेल आपके दो टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम लोग केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। देखो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज करना एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, इसीलिए डेल्टा जी ऑलवेज लेस देन जीरो होता है। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी चेंज करना एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, इसीलिए डेल्टा जी ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होता है। ये आपको समझ में आ गया कि ये सेल होते हैं। देखो इस हमने क्या बताया था, हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बेसिकली कन्वर्जन ही तो पढ़ रहे हैं। तो कन्वर्जन कहाँ होंगे, किस सेल में होंगे, तो ये दो टाइप के सेल होते हैं अलग अलग कन्वर्जन्स के लिए। ओके, इतना समझ गए, झेले तो नहीं हो गए, पक्का। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं किसके लिए, अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले वाले सेल की बात, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में बात करते हैं डिटेल में कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते क्या है। तो राइट डाउन द हेडिंग, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो पहला टाइप का था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। उसमें क्या करते थे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल में सेल में हम लोग केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते थे, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या बोला था हमने, ECC, ठीक है। ये क्या करते हैं हमारा, ये हमारा करते हैं केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है ना। ये तो रही बात इसकी, ये करता क्या है। अब इसके बारे में और डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। अरे लाइन नहीं सीधी होती है। ओके, तो देखो बात करते हैं हम लोग किसकी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। तो देखो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं, एक ऑब्जर्वेशन देखते हैं आराम से। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, अब ये एक पार्ट शुरू हो गया जिसमें हम लोग क्या देखेंगे, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे चेंज होती है, क्या क्या प्रोसीजर होता है और इसके क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं, इससे रिलेटेड कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं, पूरा अब हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो देखो मान लो हमने वेसल लिया, बीकर टाइप का लिया, ठीक है। उसमें हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भर दिया, कॉपर सल्फेट, मान लो ये भरा है, ये है हमारा एक्वस कॉपर सल्फेट CuSO4। ये किस कलर का होता है, ये आपका होता है ब्लू कलर का। तो एक्वस कॉपर सल्फेट आपका किस तरह का होता है, ब्लू कलर का, ठीक है।
अब हमने इस पे एक रॉड डाल दिया है, कैसा, जिंक का एक रॉड। ये हमारा एक जिंक का, देखो यार डायग्राम पे मत फोकस देना कि एक लाइन तो सीधी खींची नहीं जाती इनसे। ये हमारा जिंक का रॉड पड़ा है, ठीक है। किसका रॉड है? जिंक का रॉड। तो ये कुछ याद आ रहा होगा आपका कि कॉपर सल्फेट का रिएक्शन किससे करा रहे हैं? जिंक से। तो वही बोल रहे हैं, जब हम लोग जिंक की रॉड कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डालते हैं तो इतना तो याद है, 10th क्लास में भी पढ़े हो, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। अब जिंक क्या करेगा? कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और जिंक सल्फेट बना लेगा। और ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। जैसे ही जिंक का रॉड डालोगे कॉपर सल्फेट में, अपने आप ये रिएक्शन होगी ना। तो समझ रहे हैं? तो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस जो होते हैं वो स्पॉन्टेनियस होते हैं। अब देखो इसमें होगा क्या, क्या क्या होगा वही हम लोग देखेंगे। तो आराम से स्टार्ट करते हैं। लिखो, व्हेन ए जिंक रॉड इज placed in एक्वस कैसा लिख दिया, एक्वस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन CuSO4 सोल्यूशन फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस, ये ऑब्जर्वेशंस लिखा है, फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस आर ऑब्जर्व। तो देखो क्या क्या ऑब्जर्वेशन हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। जब हम लोग क्या करेंगे, जब जिंक रॉड को हम लोग किस में डाल देंगे? कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डाल देंगे। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले हम उसमें देखेंगे कि सोल्यूशन जो है, ये ब्लू कलर का जो सोल्यूशन है वो जा रहा है भाई, रिएक्शन होगी तो अब कॉपर सल्फेट है किसमें कन्वर्ट होगा? धीरे धीरे जिंक सल्फेट में। तो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर होता है तो वो क्या चलने है, वो खत्म होने लगेगा। तो वही बोल रहे हैं, ब्लू कलर ऑफ सोल्यूशन फेड्स। क्या हो जाएगा? ब्लू कलर ऑफ सोल्यूशन फेड्स। ये क्या? फेड होने लगेगा, ठीक है, फेड्स। स्पेलिंग भाई देख लेना यार, हम सही लिखते हैं। इन्हें बात को, इस गंजे को तो अंग्रेजी भी नहीं आती, स्पेलिंग भी नहीं आता भाई। स्पेलिंग में भी जानते हो, EIOU समझ ही में नहीं आता क्या लिखना है। लेकिन ब्लू सोल्यूशन, अब क्या होता है, पहला ऑब्जर्वेशन है कि सोल्यूशन का ब्लू कलर जाने लगा है, ठीक है। आगे क्या देखेंगे? दूसरा ऑब्जर्वेशन जो हम देखेंगे वो हम लोग ये देखेंगे कि रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट एट द बॉटम। ये हम ऑब्जर्व करेंगे थोड़ी देर बाद कि ब्राउन कलर का कोई रेडिश ब्राउन कलर का कोई प्रेसिपिटेट है वो बॉटम में जमा हो रहा है, ठीक है। अरे यार देखो ये सब पता है कि क्या करेगा, कॉपर सल्फेट अलग होने लगेगा, कॉपर अलग होने लगेगा तो कॉपर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन होता है सॉलिड, तो वो नीचे जमने लगेगा। तो वही हमने ऑब्जर्व किया कि रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट एट द बॉटम। तो क्या घर में है ना, तो थोड़ा बहुत इधर उधर का आवाज़ आ सकता है, मम्मी पापा लड़ सकते हैं, इधर उधर का मोहल्ले वाले चिल्ला सकते हैं, ठीक है। तो वो आवाज़ को इग्नोर करें अगर आए, क्योंकि हम यहाँ बैठ के अब या तो उनको मना करें या पढ़ा लें, ठीक है। तो ये पहला ऑब्जर्वेशन हो गया कि रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट, पहला तो सॉरी ब्लू कलर फेड होगा, फिर थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट क्या है, वो नीचे बैठ रहा है। और थर्ड ऑब्जर्वेशन हम लोग करेंगे, देखेंगे कि जिंक रॉड का जो वेट है, वेट ऑफ जिंक रॉड डिक्रीजेस, क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा। आगे डिक्रीजेस को हम लोग ऐसे लिखेंगे, डाउन एरो, डिक्रीज, प्रेसिपिटेट नहीं है, डिक्रीजेस का साइन है, ठीक है। वेट ऑफ जिंक रॉड डिक्रीज होने लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो जिंक किस में जा रहा है? जिंक सल्फेट में बदल रहा है, तो जिंक तो खत्म हो गई होगा। एंड लास्ट वन, फोर्थ ऑब्जर्वेशन होगी, वो हम देखेंगे कि जो सोल्यूशन का टेम्परेचर है वो बढ़ेगा। तो क्या है? टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन इंक्रीजेस। इंक्रीजेस को हम इस तरह अप एरो से भी लिख सकते हैं। मतलब क्या होगा इसमें? हीट रिलीज होगी, मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस है ये, ठीक है।
ये 4 ऑब्जर्वेशन हमने कब किए, जब हमने कॉपर सल्फेट के ब्लू सोल्यूशन में एक जिंक का रॉड डाला, तो एग्जैक्टली यहाँ पे होगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसमें क्या होता है, जो पहला होगा तो हम देखेंगे कॉपर सल्फेट का कलर जो ब्लू कलर है वो धीरे धीरे फेड हो रहा है। फिर देखेंगे रेडिश ब्राउन कलर का कोई सॉलिड नीचे जमा हो रहा है जिसको हम लोग प्रेसिपिटेट बोलते हैं। फिर ये भी देखेंगे कि जिंक रॉड जो है धीरे धीरे कम हो रही है, उसका वेट कम हो रहा है। एंड लास्ट वन हम ऑब्जर्व करेंगे कि देखो टेम्परेचर जो है सोल्यूशन का वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। और टेम्परेचर बढ़ रहा मतलब हीट रिलीज हो रही है। समझ में आ रहा कि नहीं? ये 4 ऑब्जर्वेशन हुई। तो देखो अब ये तो हुआ, ये अब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हुआ, अपने आप हुआ, हमने सिर्फ जिंक रॉड डाली और देखी। हुआ क्या होगा इसमें, अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको पता ही है। तो बेसिकली इसके अंदर जो रिएक्शन हुई होगी उसमें हुआ क्या होगा, देखो उसकी बात कर लेते हैं हम। क्या होगा, हमारे पास जिंक की रॉड थी तो इसको लिख सकते हैं जिंक सॉलिड, ठीक है। जिंक का रॉड होगा वो किस में चेंज होगा, वो चेंज होगा Zn2+, जिंक 2+। जिंक क्या है, मेटल है, ठीक है। जिंक क्या करेगा, मेटल क्या करता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो जिंक 2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या हो रहा है, मेटल में हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। अब देखो जिंक तो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है जिंक में। अब देखो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन किस में होगा, कॉपर, अभी तो देखो कॉपर सल्फेट कैसे होगा, Cu2+, आयनिक है, SO4 2-, मतलब हमारे पास कॉपर सल्फेट में, कॉपर सोल्यूशन में कॉपर किस फॉर्म में है, Cu2+ के फॉर्म में है। तो हम सीधे लिख सकते हैं कि Cu2+, अब ये Cu2+ कॉपर में चेंज हो रहा है तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा। तो ये Cu2+ एक्वस प्लस ये जो 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, गेन करेगा। और कहाँ जाएगा, ये जाएगा कॉपर के मेटल में, कॉपर सॉलिड। अब देखो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीडेशन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है रिडक्शन। तो यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन ऑफ कॉपर 2+। बेटा ध्यान से सुनो, एकदम ध्यान से सुनो, एकदम बेसिक बता रहा हूं कि देखो इस रिएक्शन में हुआ क्या था। जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके, बस बेसिकली जिंक का हुआ था ऑक्सीडेशन, कितने उसने इलेक्ट्रॉन लूज करके Zn2+ में आया होगा, क्योंकि जिंक सल्फेट बनाया होगा ना, जिंक सल्फेट में, जिंक सल्फेट ZnSO4, तो यहाँ जिंक किस में होगा, Zn2+ में होगा कि नहीं, बात समझ रहे हैं। तो जिंक किस में गया, जिंक गया Zn2+ में, इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक, ठीक है। अब कॉपर सल्फेट में Cu2+ में है, इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, किसमें गया, कॉपर सॉलिड में। अब इलेक्ट्रॉन गेन करने को क्या बोलते हैं, रिडक्शन किसका हो रहा, कॉपर 2+ का, ठीक है। यही कॉपर सॉलिड जो है यही है आपका क्या, रेडिश ब्राउन कलर का होता है, रेडिश ब्राउन, रेडिश कलर, ब्राउन कलर, जो भी आप समझना चाहो वो समझ सकते हो, सब आसी पास कलर है। तो ये हुई दोनों अलग अलग रिएक्शन। अब हम लोग देखेंगे ओवरऑल जो नेट रिएक्शन है वो कैसे लिखेंगे, नेट रिएक्शन क्या हुई, ठीक है। अब ये ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन, देखो ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, इसी रिएक्शन को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो वही हमने बोला था रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, तो अपने आप होने वाली रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है ना, समझ में, मतलब जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो नेट रिएक्शन देखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन निपट गया, ठीक है। तो क्या आया हमारी नेट रिएक्शन हमारी आई जिंक सॉलिड Cu2+ एक्वस, क्या क्या बन रहा है हमारे पास, जिंक 2+, ये आयनिक फॉर्म में लिख रहा हूं, ठीक है, एक्वस प्लस, क्या कॉपर किस में चेंज हो रहा, कॉपर सॉलिड। तो ये हमारी नेट रिडॉक्स रिएक्शन हुई है, स्पॉन्टेनियस नेट रिडॉक्स रिएक्शन कौन सी, ये हुई है हमारी, ओके। तो इसी को ही बोलते हैं क्या, स्पॉन्टेनियस डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। डायरेक्ट मतलब अपने आप, डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन
ठीक। अब स्पॉन्टेनियस डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन हमेशा एक्सोथर्मिक होती है, हमेशा हीट रिलीज होती है। तो लिख लो दैट्स वाई बहुत अच्छे से नोट्स बनाना, एक एक चीज लिखवाऊंगा, एक एक चीज आपको पता चलेगी और एक एक चीज छोटी से छोटी चीज के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो ये हमारा हो गया क्या, जिंक की रॉड जब हमने कॉपर सल्फेट में डाली, तो देखो जो रिएक्शन होने के बाद थोड़ी देर के बाद हालात क्या होंगे, थोड़ी देर के बाद हालात क्या होंगे, जो आपका डब्बा था जिसमें आपने जिंक का रॉड डाला था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अब देखो अब जिसमें जिंक का रॉड डाला था बेसिकली क्या था, ये आपका जिंक का रॉड था। अब जिंक का रॉड का हाल क्या होगा, जिंक का रॉड का हाल जो होगा वो कुछ इस तरह होगा। मान लो ये जिंक थी आपकी, ये अब ये पिघल के खत्म हो गई, कुछ इस तरह बचेगी, पिघल रही होगी, मैं थोड़ी देर बाद देख रहे हैं, रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद नहीं देख रहे हैं, इस तरह की आपकी जिंक की रॉड दिखेगी है, ठीक है। और जो आपका सोल्यूशन है वो आपका ब्लू कलर का नहीं दिखेगा, ठीक है, वो उसका कलर फेड होता जाएगा, तो कलर आपका फेड होता जाएगा। मान लो वो किस कलर का दिख रहा है, धीरे धीरे इस तरह का जिंक, थोड़ी देर बाद इस तरह का कुछ माहौल बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, जिंक रॉड जो ख़त्म हो रही है, और ये अब नीचे क्या पड़ जाएगी, नीचे आपका ये क्या होगा, ये कॉपर होगा जो जमा हो रहा होगा, क्या है ये है आपका रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट। बेसिकली ये रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट क्या है, कॉपर है, ठीक है ना, और ये जिंक रॉड है, और ये आपका जो सोल्यूशन है वो ये धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये धीरे धीरे जिंक, अभी पूरी तरह से नहीं कन्वर्ट हुआ होगा, लेकिन धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, जिंक सल्फेट में धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा है। ये कुछ देर के बाद की बात है, ठीक है, लिख लो आफ्टर सम टाइम, कुछ समय की बात है। और एट द एंड ऑफ रिएक्शन जिंक रॉड आपको दिखना बंद हो जाएगी, सारा कॉपर आपका ब्राउन ब्राउन हो जाएगा, और ये सोल्यूशन आपका फेड हो जाएगा, पूरी तरह से कलरलेस हो जाएगा। तो ये हो गया थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन। अब हम लोग आगे देखेंगे कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाया कैसे जाता है, कंस्ट्रक्शन इसका देखेंगे, क्योंकि डायरेक्ट बोर्ड में भी क्वेश्चन आ सकता है कि कंस्ट्रक्ट द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इसके बिना, कंस्ट्रक्शन के बिना हमें आइडिया लगेगा कि रियल में ये कैसे होता है, रियल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, और ये रेडॉक्स रिएक्शन कैसे, और ज़्यादा फील करके कोशिश करेंगे कि कैसे ऑक्सीडेशन होता है, कैसे रिडक्शन होता है, पूरा डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो हम लोग अब देखते हैं क्या, कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो ये हमने जल्दी से क्या बना लिया, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना लिया, आप लोग भी पॉज करके आराम से बना लो। तो देखो अब ये इनडायरेक्ट रिएक्शन का एग्जांपल है, वही जिंक सल्फेट को, अरे जिंक रॉड को हमने कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डाला था, वो तो डायरेक्ट थी हमारी, एक ही कंटेनर में करा दिया। इनडायरेक्ट का ये पूरा, इनडायरेक्ट जब इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है, या इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन होता है, ये उसका पूरा वो कंस्ट्रक्ट किया है हमने, ठीक है। तो ये दो सेपरेट, इनडायरेक्ट आपका दो सेपरेट कंटेनर में होती, तो हमने दो सेपरेट कंटेनर बना लिए, एक में हमने क्या डाला है, एक में हमने जिंक सल्फेट का सोल्यूशन लिया है, दूसरे में हमने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया है। तो जिंक सल्फेट में हमने जिंक का रॉड रखा है, कॉपर सल्फेट में हमने कॉपर का रॉड रखा है, और इन दोनों रॉड को हमने एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया है, येलो कलर की ये कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया, इसमें बल्ब लगा दिया है, इससे हमें अगर ये ग्लो करेगा तो इससे हमें पता चलेगा कि लाइट करंट का फ्लो हो रहा है, ठीक है। बात समझना, एक एक बात समझाऊंगा, एक एक चीज डिस्कस करूंगा। और ये हमारा सॉल्ट ब्रिज की तरह काम करता है, ये सब क्या होता है अभी हम बाद में बात करेंगे। सॉल्ट ब्रिज में हमने KCl का सोल्यूशन भर दिया है, जो कि आयनाइज होगा K+Cl- में, ओके, इतना बात हो गया। अब हम लोग पहले इस वाले कंटेनर की बात कर लेते हैं, लेफ्ट साइड के, ठीक है ना, जिंक वाले की, लेफ्ट और राइट में आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो जिंक वाले की साइड बात कर लेते हैं। इसमें होगा क्या, तो देखो जिंक क्या है, जिंक करेगा अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, Zn2+ बनाएगा, क्या बनाएगा, Zn2+, तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। अब Zn2+ ये बनाएगा तो जिंक पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा किधर, जिंक रॉड की तरफ से इधर कॉपर रॉड की तरफ। अब जो इलेक्ट्रॉन, जैसे ये अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसका निगेटिव, इस पे क्या आ जाएगा, इस पे निगेटिव चार्ज आएगा, इसके टर्मिनल पे क्या चार्ज आ जाएगा, निगेटिव। देखो बात समझना या कंफ्यूज मत होना, जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है,
तो इलेक्ट्रॉन कभी हमेशा इलेक्ट्रॉन निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करेगा? समझ रहे हो कि नहीं? इलेक्ट्रॉन कहाँ फ्लो करता है? निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। और करंट कहाँ फ्लो करती है? पॉजिटिव से निगेटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये क्यों निगेटिव टर्मिनल हुआ? देखो इस पे कंफ्यूज हो सकते हैं। यहाँ निगेटिव चार्ज इसलिए डेवलप हुआ क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे निगेटिव चार्ज डेवलप होगा। इस टर्मिनल को हम लोग बोलते हैं एनोड। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। ये आपकी जिंक रॉड है, तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज डेवलप होगा, ठीक। क्यों? Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा। अब देख लो ये चीज क्या है, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेज। अब ये इनिशियली का सोल्यूशन ZnSO4 का सोल्यूशन है। इनिशियली दोनों का कंसंट्रेशन बराबर होगा, लेकिन जिंक क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। यहाँ पे Zn2+ है, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा कि नहीं? समझ रहे हो? तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे तो इनिशियली तो दोनों पे कंसंट्रेशन बराबर है, इलेक्ट्रिक सोल्यूशन हमारा क्या होगा? न्यूट्रल होगा। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इस पे क्या चार्ज आएगा? सोल्यूशन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। भैया ये इलेक्ट्रॉन यहाँ देखो, ये जिंक रॉड है, इलेक्ट्रॉन इस तरह लेगी, ठीक है ना। ये पूरा कनेक्टेड है Zn2+, इस पे ये भी Zn2+ बन रहा है कि नहीं? तो पॉजिटिव चार्ज और बढ़ता जा रहा है, Zn2+ की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही। बात समझो, जिंक रॉड है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लूज करेगी तो Zn2+ का कंसंट्रेशन क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा कि नहीं? और जैसे जैसे उसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो Zn2+ का इनिशियली तो कंसंट्रेशन बराबर है, फिर Zn2+ का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा तो चार्ज भी पॉजिटिव बढ़ता जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं? तो ये होता है कब? ये हो गया एनोड पे। एनोड पे ये सारे काम होते हैं। कैथोड पे क्या आते हैं? कैथोड पे आ जाते हैं हम लोग। ये कॉपर का रॉड है। अब पता है कैथोड पे इलेक्ट्रॉन गेन करता है कौन? कॉपर। Cu2+ से क्या बना लेता है? कॉपर बना लेता है। ये क्या होता है? इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? रिडक्शन बोलते हैं। रिडक्शन हो रहा है किसका? कॉपर 2+ का। ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन गेन कहाँ कर रहा है? ये जिंक रॉड जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है, वही कॉपर रॉड इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है। तो Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन तो कॉपर में हो रहा है। अब इसमें क्या होगा? अब ये पॉजिटिव टर्मिनल क्यों है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है, ये पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? और इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कैसे होगा? पॉजिटिव टू निगेटिव। क्यों? इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में आपका क्या होता है? फ्लो ऑफ करंट। ध्यान से सुनो यार भाई, कंफ्यूज मत होना, मैं सच बता रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना। एक एक चीज जो लिखाई है, जो बताई वही है, उसके बाहर का कुछ भी नहीं है। तो देखो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन तो फ्लो करेगा किधर? निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, ठीक है। और करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। अब जब ये करंट फ्लो करेगा तो ये बल्ब जो है आपका ये जल उठेगा, ठीक है। तो अब जहाँ रिडक्शन होता है उस टर्मिनल को हम लोग बोलते हैं कैथोड। कैथोड हमेशा हमारा राइट साइड होता है। ये सब बातें करेंगे। ये कॉपर रॉड है। अब तो देखो ये इलेक्ट्रॉन जब गेन कर रहा होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब गेन कर रहा होगा तो अभी क्या होगा? अभी देखो इलेक्ट्रॉन जब गेन कर रहा होगा, जो इसके पास Cu2+ होगा वो कहाँ जा रहा होगा? वो कॉपर में चेंज हो रहा होगा। मतलब Cu2+ कॉपर में चेंज हो रहा है। मतलब Cu2+ की कंसंट्रेशन लगातार क्या हो रही है? लगातार घट रही है। देखो इनिशियली क्या होगा? इनिशियली हमारा कॉपर सल्फेट होगा जिसमें Cu2+ और सल्फेट की कंसंट्रेशन बराबर होगी, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। अब जब ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो Cu2+ की कंसंट्रेशन घटती जाएगी, और जैसे जैसे Cu2+ की कंसंट्रेशन घटती जाएगी तो आपका निगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा कि नहीं? तो सोल्यूशन पे जो निगेटिव चार्ज है वो बढ़ता जाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो ये जो रॉड का वेट है, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ है? इस तरह। अब भाई इलेक्ट्रॉन गेन करे तो वेट ऑफ जो रॉड है वो इंक्रीज होता रहेगा कंटिन्यूसली, क्योंकि ये गेन कर रहा है। और यहाँ पे जिंक का रॉड का वेट हमेशा घटेगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। इनडायरेक्टली मतलब जो जिंक है वो इधर साइड डिपॉजिट हो रही है, यही ना, यहाँ वाला जिंक जो है इधर साइड डिपॉजिट हो रहा है। ओके, तो वेट ऑफ रॉड जो है इंक्रीज होगा, निगेटिव चार्ज भी इंक्रीज होगा। निगेटिव चार्ज क्यों? इसको बात ध्यान से समझो। निगेटिव चार्ज क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि इनिशियली तो Cu2+ और SO4 बराबर है। जब ये Cu2+ घटने लगेगा, Cu2+ घटने लगेगा तो SO4- अपने आप बढ़ा होगा। मतलब वो है कांस्टेंट, लेकिन Cu2+ अगर मान लो SO4- ये है, Cu2+ दोनों बराबर है, SO4- अगर
SO4 माइनस कॉन्स्टेंट है, Cu2 प्लस अगर घट रहा है आपका, तो ऑब्वियस सी बात है सोल्यूशन पे कैसा चार्ज डेवलप हो जाएगा, निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो वही लिखा है निगेटिव चार्ज बढ़ने लगेगा सोल्यूशन पे, और इधर उल्टा होता है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ने लगेगा। समझ में आ रहा कि नहीं? सोल्यूशन निगेटिवली चार्ज होता है लेकिन टर्मिनल पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन कहाँ से आते हैं, निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। ये बात बिल्कुल ध्यान रखना। देखो पहले ही लेक्चर में एकदम कंफ्यूज मत होना, एक एक चीज हम ना बहुत बेसिक से बता रहे हैं, प्लीज 2 बार सुन लेना, 3 बार सुन लेना, बस सुन लेना, ठीक है ना। और आगे आगे जैसे बढ़ते चले जाएंगे चीजें और डिस्कस करते जाएंगे और क्लियर होती चली जाएंगी। तो अब देखो इस पूरे पार्ट को, इस वाले पूरे पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्या, एनोड हाफ सेल। पूरा क्या बोलते हैं, एनोड हाफ सेल, या फिर ऑक्सीडेशन हाफ सेल, या फिर निगेटिव हाफ सेल, या फिर लेफ्ट हाफ सेल। लेफ्ट हाफ सेल मतलब ये हमेशा लेफ्ट साइड में होगा, और ठीक है, राइट हाफ सेल मतलब ये हमेशा राइट साइड में होगा। मतलब कैथोड को आप राइट हाफ सेल बोलते हैं, इस वाले पूरे प्रोसेस को, कैथोड साइड को, पूरे कैथोड को राइट हाफ सेल, ठीक है, या फिर कैथोड हाफ सेल, या रिडक्शन हाफ सेल, या फिर पॉजिटिव हाफ सेल। पॉजिटिव हाफ सेल क्यों बोलते हैं, पूरे सेल पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? पॉजिटिव सेल पे नहीं, सॉरी, मतलब उसके टर्मिनल पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इसको निगेटिव हाफ सेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसके टर्मिनल पे निगेटिव चार्ज होता है, निगेटिवली चार्ज टर्मिनल होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल, थोड़ा बहुत अगर बाई चांस 19 देखो पढ़ोगे दोबारा फिर समझ में आएगा। थोड़ा 19-20 कन्फ्यूजन होगा, हाँ एक चीज़ बताना भूल गए, 19-20 कन्फ्यूजन होगा, वो क्लियर हो जाएगा। ये इनडायरेक्ट रिएक्शन है, वही रिडॉक्स रिएक्शन का इनडायरेक्ट रिएक्शन का एग्जांपल है, या इनडायरेक्ट रिडॉक्स प्रोसेस है, क्योंकि ये सेपरेट कंटेनर में हो रहा है। डायरेक्ट मतलब एक ही कंटेनर में रिडॉक्स रिएक्शन हो। अब देखो इस सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है, सॉल्ट अभी इसको सेपरेट डिस्कस करेंगे, सॉल्ट ब्रिज और सॉल्ट ब्रिज की क्वालिटी, और यह KCl ही क्यों लिया। तो सॉल्ट ब्रिज में हमने KCl का सोल्यूशन लिया है। बेसिकली सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, ये सबसे पहले सर्किट कंप्लीट करता है, ठीक है। और क्या करता है, ये जंक्शन में कभी कभी जंक्शन बना लेता है। जंक्शन मतलब क्या होता है, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज एक जगह एक्यूमुलेट हो जाते हैं, ठीक है, उसको मिनिमाइज करता है। आगे डिस्कस करेंगे हम सॉल्ट ब्रिज के ही बारे में सेपरेट, पहले इसको कंप्लीट कर लो और आराम से पूरा इसको बना लो, ठीक है। और एक एक चीज़ नोट कर लो, जो समझ में ना आए हमसे डाउट में ज़रूर पूछ लेना कि क्या दिक्कत है क्या है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। अगर कोई भी डाउट आए हमसे पूछना जरूर, अदरवाइज इसको अगर ध्यान से सुनोगे और ध्यान से देखोगे आपको डाउट आएगा ही नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, तो आगे हम लोग अभी बढ़ते हैं, ये पहले नोट कर लो। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं सॉल्ट ब्रिज के बारे में। तो हेडिंग डाल लो, सॉल्ट ब्रिज, इट्स फंक्शन एंड इट्स इंपॉर्टेंस। अब सॉल्ट ब्रिज के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है, होता क्या है सॉल्ट ब्रिज, इट्स फंक्शन एंड इट्स इंपॉर्टेंस। समझ गए क्या नहीं? सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, इसके फंक्शन क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, ठीक है ना। तो देखो सॉल्ट ब्रिज होता क्या, पहले उसकी बात कर लें। तो सॉल्ट ब्रिज लिख लो फिर समझते हैं। सॉल्ट ब्रिज इज एन inverted U shape, inverted U-shape tube, U-shape tube with contains, which contains, राइटिंग देखो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं अच्छे से लिखें, लेकिन फिर भी समझ में आ रहा होगा, इतना अच्छा तो कर रहे हैं और सुधारने का कोशिश करेंगे। which contains an inert electrolyte, inert electrolyte like KCl, KNO3, NH4Cl, ETC in अगर, ठीक है। अगर मतलब होता है एक सेमी लिक्विड स्टेट होती है, ठीक है। इन अगर बोल लो, इन सेमी लिक्विड स्टेट,
इन अगर अगर पाउडर so that ions can move easily। तो ये हमें पता चल गया सॉल्ट ब्रिज होता क्या है। तो सॉल्ट ब्रिज एक इन्वर्टेड यू शेप में था, ठीक है, क्या था, यही था सॉल्ट ब्रिज, ये, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज एक इन्वर्टेड यू शेप में होता है, ठीक है, विच कंटेन्स इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट मतलब है वो इलेक्ट्रोलाइट जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे, उसके आयंस रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करें जो उस समय प्रोसीजर हो रहा हो। तो जनरली हम लोग क्या लेते हैं, जनरली हम लोग इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं KCl, KNO3, NH4Cl। इलेक्ट्रोलाइट जानते हो ना, इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, अभी आगे और डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलाइट के बारे में, फिर भी आप सुन लो, आपने सुना भी होगा, ठीक है, थोड़ा बहुत तो जब आपने सॉल्ट वगैरह चैप्टर पढ़ा होगा, ठीक है, आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा। तो इनर्ट होता है K+Cl-, मतलब जो अपने आयंस में ब्रेक कर जाए, आसानी से अपने आयंस में ब्रेक कर जाए, जैसे K+Cl- में चला जाए, KNO3 K+NO3- में चला जाए, NH4Cl NH4+Cl में, ताकि वो मूव कर सकें आयंस ना। तो अगर पाउडर में लेते हैं, अगर पाउडर बेसिकली ये होता है कि वो सेमी लिक्विड स्टेट प्रोवाइड करता है। सेमी लिक्विड स्टेट में मतलब थोड़ा सा सॉलिड, थोड़ा सा लिक्विड, इतना कि वो जो आयंस है इजीली मूव कर पाए, जा पाए, ठीक है ना। बस ये होता है आपका, इतना ही आपको पता होना चाहिए सॉल्ट ब्रिज सॉल्यूशन के बारे में। अब इसके हम लोग फंक्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, इसका यूज क्या होता है, क्यों लगाते हैं सॉल्ट ब्रिज भैया, बिना सॉल्ट ब्रिज के काम क्यों नहीं चलता। तो देखो फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं, ठीक है, क्या करता है ये। तो देखो ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता बोर्ड में, ये सब देखो, ये मत सोचना ये जेई नीट या एडवांस चल रहा है, बोर्ड के साथ में सब कुछ चल रहा है, इसीलिए सब बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। इससे बाद ना बोर्ड आएगा, ना नीट आएगा, ना जेई आएगा, मैं बता रहा हूँ। बाकी आप भरोसा करो या ना करो, हंस भी सकते हो, टकला फेंकता कितना है, इतना भी नहीं फेंकते हैं, समझ में आ रहा कि नहीं, मतलब बिल्कुल नहीं फेंकते हैं। तो देखो सबसे पहला इसका फंक्शन होता है इट कंप्लीट्स, लिखते चलो साथ साथ में, हम भी लिखते हैं जानबूझ के ताकि आप लिख पाओ मेरे साथ में, आपको फील आ पाए, हम बोल भी सकते हैं, आप आराम से लिख सकते हो। इट कंप्लीट्स द सर्किट, it completes the circuit by maintaining the flow of electron। अगर देखो सर्किट ही कंप्लीट नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे करेगा। जैसे मान लो कहाँ गया, ये है, अब यहाँ से सर्किट खत्म हो गया, अब भाई ये भी तो है, ऐसे ये क्या करता है, ऐसे सर्किट कंप्लीट हो जाता है, जिससे क्या होता है इलेक्ट्रॉन ऐसे मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मेंटेन रहे। समझ में आ रहा कि नहीं, सर्किट चाहिए होता ना पूरा, नहीं तो ब्रेक कर जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन ही नहीं फ्लो करेगा क्योंकि उसको पूरा पाथ नहीं मिल रहा है। हम ये नहीं करें कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से होके जाता है, लेकिन एक सर्किट तो कंप्लीट चाहिए ना, समझ में आ रहा कि नहीं। तो ये सर्किट कंप्लीट करता है ताकि इलेक्ट्रॉन जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन वो मेंटेन रहे। तो ये तो पहला फंक्शन हो गया। दूसरा फंक्शन है इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ बोथ सॉल्यूशन। ये भी पॉइंट अच्छा है, इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ बोथ सॉल्यूशन। बात समझे कि नहीं। देखो ऊपर क्या हुआ था, ये सॉल्यूशन आपका निगेटिवली चार्ज हो रहा था, भाई निगेटिवली चार्ज हो रहा था, और ये सॉल्यूशन आपका पॉजिटिवली चार्ज हो रहा था। अब देखो इस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा था, इसीलिए इस साइड क्या जो Cl- है वो इस साइड मूव कर रहा था ताकि इसका पॉजिटिव चार्ज मेंटेन किया जा सके, इसको न्यूट्रलाइज किया, भाई सॉल्यूशन का जो चार्ज है ओवरऑल सॉल्यूशन का चार्ज न्यूट्रलाइज किया जा सके। इसीलिए जो सॉल्ट ब्रिज का जो एनायन है Cl- है वो कहाँ आ रहा है, वो इस साइड आ रहा है, और कैटायन है जो K+ है वो इस साइड आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ा, इस पे निगेटिव चार्ज बढ़ रहा था। देखो
क्यों निगेटिव चार्ज बढ़ रहा था? क्योंकि जो Cu2+ का कंसंट्रेशन है वो कम हो रहा था। अभी इसका निगेटिव चार्ज मेंटेन करने के लिए जो कैटायन है कौन, K+, वो किस साइड मूव कर रहा है? वो मूव कर रहा है किस साइड? कैथोड के साइड। समझ में आ रहा कि नहीं? इसीलिए सॉल्ट ब्रिज जो आपका इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी सोल्यूशन की होती है वो मेंटेन बनाए रखता है। किस तरह? समझ में आ गया कि नहीं? और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कम क्यों होती है या अनबैलेंस क्यों होती है, उसका रीजन तो आपको हमने बता ही दिया। ठीक है, समझ रहे हो? एक एक चीज समझते चलना। ठीक है बेटा, तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है? सॉल्ट ब्रिज मिनिमाइज द आवाज खराब हो गया। मिनिमाइज द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ये क्या होता साहब? ये तो बताया नहीं सर। देखो कुछ नहीं होता, बहुत आसान चीज होती है, ऐसे समझ सकते हो आप। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल होगा क्या? मान लो ठीक है। अब ये है आपका, ये आपका क्या एनोड है, ये आपका कैथोड है। ठीक है, ये आपका तार कनेक्ट हुआ है। ठीक है, बल्ब लगा है यहाँ पे, ये देखिए बल्ब लगे लगा। ठीक है, अब क्या होगा? मान लो ये आपके 2 कंटेनर है। ठीक है, अब क्या होगा? इस पे आपका लिक्विड 1 में क्या हो रहा था? इस पे आपका लिक्विड 1 में क्या हो रहा था? पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर रहा था, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर रहा था, और इस पे निगेटिव चार्ज इंक्रीज कर रहा था। क्या होता है? ये निगेटिव ये पॉजिटिव होने की वजह से क्या करता है? अट्रैक्शन आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज एकदम किनारे पे आ जाते हैं, और इसके निगेटिव चार्ज इसके साइड में। क्यों? ये दोनों के अट्रैक्शन की वजह से, क्योंकि अपोजिटली चार्ज है। ये लिक्विड 1 है आपका, ये लिक्विड 1 है, और ये आपका लिक्विड 2 है। ठीक है, कैथोड में आपका निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है कैथोड सोल्यूशन में, और एनोड सोल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। तो अब ये जो है, ये पॉजिटिव निगेटिव चार्ज की वजह से ये जो डेवलप हुआ, इसको बोलते हैं लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ठीक है, और जैसे ही सॉल्ट ब्रिज आता है, सॉल्ट ब्रिज क्या करता है? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है। तो ये जो जंक्शन पोटेंशियल होता है इसको न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, समझ गए कि नहीं? नहीं समझे? जैसे ही सॉल्ट ब्रिज क्या करता है? सॉल्ट ब्रिज डालते ही क्या कर देता है? एनोड के पॉजिटिव को और कैथोड के निगेटिव चार्ज को क्या कर देता है? न्यूट्रलाइज कर देता है। अब जब ये न्यूट्रलाइज कर देता है तो क्या हो जाता है? तो ये जो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल होता है ये डेवलप ही नहीं होता है भाई। ये डेवलप हो जाएगा तो थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। ठीक है ना? तो समझ में आ रहा कि नहीं? तो ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन रखता है सोल्यूशन की, जिससे ये जो सॉल्ट जंक्शन लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल है तो वहां पे ये बनता ही नहीं, इसको बहुत कम कर देता है। जंक्शन पोटेंशियल मतलब जहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव चार्ज एक साथ कलेक्ट हो जाते हैं तो उसको जंक्शन मिलते हैं, तो जंक्शन पोटेंशियल बनता है। पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज डिफरेंस। समझ में आ रहा कि नहीं? आगे फिजिक्स में आप बहुत ज़्यादा पढ़े होंगे, ये सारी चीज़ें हमसे ज़्यादा अच्छे से आपको पता होंगी। तो ये हो गया आपका फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आसानी से अच्छे से पढ़ लेना, बहुत एक एक चीज़ नोट कर लेना, और जो भी डाउट हो लेक्चर 1 से रिलेटेड हमसे ज़रूर पूछ लेना। ठीक है, कमेंट करके पूछ सकते हो और हमारे ग्रुप में भी पूछ सकते हो। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? थोड़ा आगे हम लोग पढ़ेंगे ये जो सॉल्ट ब्रिज में, ये सॉल्ट ब्रिज जो बनाते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट इसमें यूज करते हैं, उसकी कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए, ये भी उसी का ही है पार्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे हम लोग 1 बाय 1 ये चैप्टर डिस्कस करते जाएंगे, बहुत आसानी से पढ़ाएंगे। तो एक एक लेक्चर रिवाइज जरूर करो, खुद पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं होगा, हर एक चीज़ पढ़ाऊंगा। ओके क्लास? ओके, थैंक यू।